और देखिए शैलेंद्र सर, ये जो स्ट्रेटेजी आपको नजर आ रही, क्योंकि एक बार फिर से ऐसा साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो रूस है उसकी तरफ से और ज्यादा एग्रेसिव अटैक अब यूक्रेन के खिलाफ हो रहे हैं। और इसके साथ साथ जो मेरा इससे पहले कहना था, जो मैंने सवाल यहां पर किया था कि अगर फुट्स ऑन ग्राउंड किम के सैनिकों के नजर आ रहे, तो इस तरफ से यूक्रेन में जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं वो भी तो नजर आ रही है। आसार आपको क्या नजर आ रहे हैं इसके बाद? जय हिंद, नमस्कार। ये पहली बार दुनिया में हो रहा है कि कोई एक तीसरी कंट्री, दो कंट्रीज के बीच की लड़ाई में आ रही है। ये अपने आप में एक यूनिक डेवलपमेंट है और इससे ये मेरा अपना आकलन है कि आप एक बिल्कुल हिंद और प्रशांत महासागर और यूरोप में अटलांटिक एरिया में आप एक नई डेंजरस सिचुएशन पैदा कर देते हैं। क्योंकि किम के नेचर को सबको पता है, नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, ये भी सबको पता है। बट एज फार एज आई एम कंसर्न, अगर इस बात को हम थोड़ा सा इवेलुएट करें तो ये जरूर निकल कर आता है कि रशिया चाहेगा कि अगर कहीं भी कोई भी न्यूक्लियर ऑप्शन को एक्सरसाइज करना पड़े तो क्यों ना नॉर्थ कोरिया वाला करना पड़े, सो दैट ब्लेम गेम में, इंटरनेशनल ओपिनियन में चीजें ठीक हो जाएंगी। दूसरी तरफ कोरिया का, नॉर्थ कोरिया, किम का एम होगा कि जो चीजें वो रशिया के साथ लेना चाहता है वो दोनों के लिए एक तरह से विन विन सिचुएशन हो जाए, जबकि मेरे लिए ये एक वर्ल्ड के लिए सबसे खराब सिचुएशन होगी। इस समय भी टाइम है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कतार में जो दोनों के बीच में बात चल रही थी कि हम, दैट इज रशिया और यूक्रेन के बीच में, वो फेल हो गई थी। और वो फेल सिर्फ हुई थी कुर्स्क के वजह से कि वहां पर रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया। अब हम देख रहे हैं कि वही चीज शायद साउथ कोरिया करने की कोशिश कर रहा है। दैट मींस अभी भी होप है, क्योंकि ट्रूप्स जो ऑन ग्राउंड डिप्लॉय हुए हैं अभी तक वो अटैक और वॉर के अंदर पार्ट नहीं ले रहे। 10,000 ट्रूप अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। एज फार एज आई एम कंसर्न, एक डिवीजन प्लस समझ लीजिए कि वो वहां पर है। और ये अपने आप में एक बहुत ही भयंकर सिचुएशन क्रिएट करती है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया अगर इस लड़ाई में इन्वॉल्व होता है तो इसके बाद और कंट्रीज का इन्वॉल्व होना कभी भी रूल आउट नहीं हो सकता। और जैसे जैसे कंट्रीज इन्वॉल्व होती चली जाएंगी, आप देखेंगे कि हम एक महायुद्ध की तरफ, विश्व युद्ध की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए एक पूरा चेन ऑफ रिएक्शन जो है हमें दिखाई दे रहा है अगर ये स्थिति बनी रही तो। और देखिए खार्किव में यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर हमला हुआ है। रूस की सेना ने यूएवी से यूक्रेनी ठिकानों पर हमला किया और रूसी हमले में यूक्रेनी सेना के ठिकाने तबाह हुए हैं। तो रूस के हमले लगातार जारी और खार्किव में ये फ्रेश अटैक हुआ है जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। खार्किव कई बार निशाना बना है रूस का और एक बार फिर से आप देखिए सीरीज ऑफ अटैक ड्रोन के जरिए, मिसाइलों के जरिए और एयर स्ट्राइक यानी लड़ाकू विमान के जरिए भी ये हमले किए गए हैं खार्किव में। और देखिए एक और बड़ी खबर खार्किव से, जहां पर यूक्रेन की सेना को बहुत बड़ा झटका लगा। रूस की सेना का यूक्रेनी ड्रोन पर हमला हुआ है। रूसी सेना ने यूक्रेनी ड्रोन को कैसे तबाह किया, ये देखिए आपको नीचे जो यूक्रेनी ड्रोन है वो आपको उड़ता हुआ नजर आएगा और रूसी सेना ने कैसे इसको तबाह किया है। और इसी के साथ क्योंकि एक ड्रोन पावर हम देख रहे हैं जिसका जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे एक बड़ा झटका ये यूक्रेनी फोर्सेस के लिए माना जा रहा है। ये देखिए एक बार फिर से आपके सामने तस्वीर, कैसे इस ड्रोन को तबाह किया गया है। यूक्रेन के लिए बहुत तगड़ा धक्का होगा और उनके जवान डिमोटिवेटेड होंगे और हो सकता है कि उनकी तरफ से अटैक का जो इंटेंसिटी है काफी बिल्कुल सर। और यानी कि कुल मिलाकर आपका ये कहना है तिवारी सर कि अपनी बार्गेनिंग पावर को ज्यादा स्ट्रांग किया जाना चाहते हैं नेगोशिएशन की टेबल पर आने से पहले। लेकिन सर, अमिताभ सर, मेरा सवाल यह है कि यह मुमकिन होगा कब ये बातचीत की टेबल पर आएंगे? 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। आपको लग रहा है कि कोई भी इंटरेस्टेड है कि वो बातचीत की टेबल पर आए, नेगोशिएट करे? देखिए, रूस तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि इन शर्तों पर बुलाया जाए कि डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खैरसन जो उन्होंने अपने आप में मिला लिया है उसको सरेंडर करना पड़े। और यूक्रेन इस शर्त पर नहीं आएगा कि जब तक वो चारों रीजन मुझे वापस नहीं मिलता, साथ में क्राइमिया नहीं मिलता,
तब तक हम इनसे वापस बात करने जाएंगे नहीं। ये दोनों के मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है, और अभी तो ठंड शुरू हुई है, शिथिल पड़ेगा ये जो ग्राउंड वॉरफेयर है, लेकिन ये मिसाइल अटैक खार्किव, खेरसॉन, ओडेसा, इन सब पर चलता रहेगा। नेगोशिएटिंग टेबल पर तभी होगा जब एक रिजॉल्व होगा किसी में, या यूक्रेन में हो या रूस में, कि वो अपने क्लेम्स को नहीं आगे बढ़ाएंगे। अगर वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेंगे कि मुझे पूरा चाहिए, ये कहेंगे मुझे मैंने जो ले लिया वो चाहिए, इस पर नेगोशिएशंस नहीं हो सकती है। आगे क्या होगा, क्योंकि अमेरिका इसका एक बहुत बड़ा वेरिएबल है। अगर अमेरिका चाहे, वेस्ट चाहे किसी भी तरह से सुलह कराना, तो वो बात बन सकती है, लेकिन सुलह भी होगा कि नहीं, ये भी एक बहुत मुश्किल प्रश्न है। लेकिन ये हो सकता है कि एक आर्मिस्टिस अग्रीमेंट हो जाए, जिस तरह का शायद साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में हुआ है, या एक सीज फायर अग्रीमेंट हो, वो कुछ दिन तक चले तो वो बातचीत के टेबल पर आए। ये एक सोल्यूशन सामने दिखता है, लेकिन जिस तरह के दोनों के तेवर हैं, उनको देख के नहीं लगता कि अगले 6 महीने में कोई बात बनेगी। हाँ, अमेरिका की लीडरशिप बदलती है तो जैसा ट्रंप बोस्ट करते आए हैं कि यहाँ वहां वो परिवर्तन ला सकते हैं, या 24 घंटे में, या फोन पर ही वो युद्ध करा सकते हैं। लेकिन यानी सर सब कुछ निर्भर करेगा 5 नवंबर के बाद क्या होता है, रवि। जी बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से हमारे पैनलिस्ट बता रहे हैं कि नेगोशिएशन से पहले एक प्रेशर की भी बात की जा रही है, एक डेडलॉक की सिचुएशन है। सवाल यह है कि कौन पहल करेगा कि इस स्थिति को थोड़ा रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि दोनों अपनी अपनी शर्तों के साथ अड़े हुए हैं। और देखिए खेरसॉन में यूक्रेन की सेना को बड़ा झटका लगा है। रूस ने यूक्रेनी सेना की इमारत को निशाना बनाया है और रूसी हमले में यूक्रेनी सेना की इमारत तबाह हुई है, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। ये देखिए।